नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा निकट आ गया है, तो इसी सीरीज़ में हम कर रहे थे करंट अफेयर। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये है हमारा सेकंड पार्ट। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, क्योंकि इस समय आपका एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपसे लेखक का नाम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कायरा जैन, दूसरे ऑप्शन में है सोनल गोयल, तीसरे ऑप्शन में है अक्षत गुप्ता और अंत में है मिन्हाज मर्चेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है सोनल गोयल। ठीक है, ये एक ऑफिसर हैं और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो ये है सोनल गोयल जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नाम क्या है पुस्तक का? नेशन कॉलिंग। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि नई दिल्ली में संपन्न हुए 18वें G20 सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि इसके शेरपा हर्षवर्धन और मुख्य समन्वयक अमिताभ कांत थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इस बैठक में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। और अंत में है 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील में संपन्न होने वाला है। आगे आ जाते हैं पहले अपने ऑप्शन पे। यहाँ पर जो शेरपा है ये बनाया गया था अमिताभ कांत जी को, और जो मुख्य समन्वयक हैं ये बनाया गया था हर्षवर्धन जी को। इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई, तो ये पूरी तरह से सही है। इसके तहत वाराणसी में बैठक हुई थी, नोएडा में बैठक हुई थी। चलिए लिख देती हूं मैं, वाराणसी, नोएडा, ठीक है, आगरा और लखनऊ। यहाँ पर इसकी जो बैठकें हैं वो संपन्न की गई थी 4 जगह में। 21वें सदस्य के रूप में यहाँ पर अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। और जो आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन है ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न होने वाला है। ठीक है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन गलत है, बाकी सब आपके ऑप्शन सही है। जैसे कि मैंने बताया कि यह 4 जगह हुआ था। आगे आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? किसान ऋण माफी से है, दूसरा है कारीगर एवं शिल्पकार से है, तीसरा है जनजाति के उद्यान से है, या फिर महिला सशक्तिकरण से है? इसका राइट आंसर है ये जो विश्वकर्मा आपका योजना है ये कारीगर एवं शिल्पकार से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपके कारीगर और शिल्पकार हैं इनको क्या करना है? सहायता प्रदान करनी है और साथ ही साथ इनका विकास करना है। बात करें योजना की तो यह 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका पूर्णतया वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं इस योजना के तहत। ठीक है, और यह योजना आपकी 5 वर्ष की अवधि के लिए है। आगे आ जाते हैं हम। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है आपका शिव भक्ति, दूसरा ऑप्शन है आपका शिव पूजा, तीसरा ऑप्शन है आपका शिव शक्ति और अंत में है शिव पार्वती। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिव शक्ति। ठीक है, इसमें 3-4 बिंदु और हैं आपके। जहां पर ये लैंडर उतरा था उसको हमने शिव शक्ति नाम दिया। जहां पर इसके पदचिन्ह पड़े थे वहां पर उस जगह को हमने नाम क्या दिया है? तिरंगा। और जिस दिन यह उतरा था यानी कि किस दिन? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को अब क्या मनाया जाएगा? हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह मनाया जाएगा। और जैसे बताया कि जिस स्थान पर पदचिन्ह पड़े हैं उस स्थान को हम तिरंगा नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जहां उतरा था या विक्रम लैंडर उसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 2 सितंबर 2023 को भारत ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? PSLV, C-55, C-56, C-57 या C-58? राइट आंसर है इसका PSLV C-57 इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। एक काम करो, जैसे मैं ये क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आप बीच में इसको स्टॉप करो, पहले खुद से आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो।
इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका रीज़न ये है कि इसका PDF आपको मिलता है। PDF कहाँ मिलेगा? तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाइए, PDF आपको वहाँ पर पूर्णतः जैसा ये है एज इट इज़ PDF अवेलेबल होगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान किसे PSLV C57 द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका तीसरा पूछ रहा है कहाँ पे हुआ है, तो तीसरा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं पहला कहाँ हुआ था, तो ओडिशा में हुआ था या पहला 2020 में। इसके बाद कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कब? 2022 में। इसके पश्चात 2023 में ये कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसको जीता किसने था, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं आपसे। पहले तो इस संस्करण में 200 से ज्यादा यहाँ पर खिलाड़ी आए थे। इसको जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। टोटल इनने 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और कुल 69 पदकों के साथ इस संस्करण का खिताब इसको मिला है। ठीक है, पहले जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ पे हुआ था, ओडिशा में, और दूसरा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए आगे आ जाते हैं। मुंबई में आयोजित पहले महिला प्रीमियर लीग, वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन सी टीम रही थी? ए दिल्ली कैपिटल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी यूपी वॉरियर्स या डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राइट आंसर है इसका मुंबई इंडियंस। ठीक है, टोटल इसमें जो टीमें शामिल थी वो 5 टीमें थी। 22 मुकाबले इसके तहत खेले गए थे और जीता कौन था? मुंबई इंडियंस की जो टीम थी वो जीती थी। किससे जीती थी? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके यह टीम जीती थी। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, ए अर्जेंटीना, बी मिस्र, सी क्या है आपका इथियोपिया और डी क्या है? इराक। इसमें जिसको शामिल नहीं किया है वह देश है आपका कौन सा? इराक। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। अभी कितने देश हैं इसमें? 5 देश हैं। नए और देश इसमें कितने जोड़े गए हैं? तो 6 देश इसमें और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से ये 6 देश हैं? तो इसमें है आपका अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इराक को नहीं जोड़ा गया है। अब इसमें टोटल कितने देश हो गए हैं? तो 11 देश हो गए हैं। पहले कितने थे? 5 थे। ठीक है, तो यह था इसके बारे में। हाँ, आगे और देख लेते हैं। जो 16वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का होने वाला है वो रूस द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाने वाली है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है? 2 अगस्त 2023 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। 10 अगस्त 2023 को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 11 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह है आपका सी नंबर, क्योंकि ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए इनकी थीम देख लेते हैं क्या थी इस बार की। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी कि युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल दिवस में खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 10वां संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है रुचिरा कंबोज, बी ऑप्शन है अहमद सैफ अल थानी, सी ऑप्शन है कार्ला मारिया कार्लसन और डी ऑप्शन है आपका मिशेल बुलाक। राइट आंसर इसका क्या है? रुचिरा कंबोज इनको बनाया गया है क्या? 62वें सत्र का अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कार्ला मारिया कार्लसन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और ये जो रुचिरा कंबोज हैं ये भारत की हैं। ये है रुचिरा कंबोज और उपाध्यक्ष कौन है? कार्ला मारिया कार्लसन। चलिए आगे आ जाते हैं। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? डल झील में, राजसमंद झील में, अष्टमुदी झील में या फिर चिल्का झील में? राइट आंसर है इसका डल झील में उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जहां तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है लोगों को, वहां तक पहुंच को विकसित करना है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो फ्लोटिंग
स्टोर है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? सीबीआई, सीवीसी, रॉ और आईबी। राइट आंसर है इसका सीबीआई। सीबीआई को अभी हाल ही में इसका सदस्य बनाया गया है। ठीक है, गाजियाबाद स्थित जो सीबीआई अकादमी अपराध जांच, अभियोजन और सतर्कता कार्यप्रणाली के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षित संस्थान है। आगे आ जाते हैं। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली है ये, और कैसा है ये? तो ये है रिसाइक्लिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी कि यह रिसाइकल हो जाएगा, इस तकनीकी पर यह बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने बनाया है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने बनाया है, फिनो पेमेंट बैंक ने बनाया है, या जियो पेमेंट बैंक ने बनाया है? राइट आंसर इसका है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये पहला भारत का इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है जिसको रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, आपने देखा। आगे आ जाते हैं अब 14। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है कर्नाटका। राइट आंसर है इसका केरल। केरल को केरलम करने का आग्रह किया गया था। ठीक है, क्या करने का आग्रह? केरलम। ठीक है, नाम इसका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके तहत परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया था और इसके तहत नाम में परिवर्तन करने की बात की गई थी कि केरल की जगह रिकॉर्ड में क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? पहली बात तो देख लो, ये है स्वाति माउंटेन। ये एक टॉर्पीडो है, ये एक टेलीस्कोप है, ये एक रडार है, या फिर यह एक जासूसी उपग्रह है? यह बेसिकली आपका क्या है? एक रडार है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रडार होगा। और यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, ये सी, ये क्या है? रडार है। यहाँ पर इसको विकसित किया गया है स्वदेशी रूप से। ये लोकेटिंग रडार स्वाति माउंटेन रडार क्या करेगा? ये हल्के और अधिक कैम्पावर संस्करण को शामिल किया गया है जिसमें स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है। यह युद्ध क्षेत्र की निगरानी करेगा और टोही भूमिका यहाँ पर निभाएगा। आगे आ जाते हैं 16। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? यूएई के साथ, ओमान के साथ, कतर के साथ या कुवैत के साथ? राइट आंसर है इसका यूएई। किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया गया है। और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो 8 से 11 अगस्त 2023 तक भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के बीच में यह एक्सरसाइज हुई। यह जो एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, ये कहाँ पे की गई थी? आपकी दुबई में की गई थी। ठीक है, ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सुभाषीष तलपात्रा, बी है संजय अग्रवाल, सी है रमन सुकुमार और डी है वैभव तनेजा। इसका जो राइट आंसर है वो है रमन सुकुमार। किसको शामिल किया गया है? रमन सुकुमार जी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पॉसेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज की भागीदारी है? आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कमोटा, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस करवत्ती। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईएनएस चेन्नई। किसके द्वारा की गई है? आईएनएस चेन्नई के द्वारा की गई है। और यह जो अभ्यास था, यह सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पॉक्सेस अभ्यास किया गया। कहां पर? तो आपका जद्दा, सऊदी अरब में किया गया था। भागीदारी देश कौन कौन से हैं? तो भारत और सऊदी अरब है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया किसके किसके मध्य? भारत सऊदी अरब। जगह कौन सी थी? जद्दा, सऊदी अरब में। ठीक, और जहाज कौन सा था? आईएनएस चेन्नई, याद रखिएगा। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? ब्राजील में की गई है, इक्वाडोर में की गई है, अर्जेंटीना में की गई है या चिली में की गई है? इसका जो राइट आंसर है वह है क्या? ब्राजील। कहाँ पे की गई है? ब्राजील में की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ,
इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या कि 8 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बोलीविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सूरीनाम है और वेनेजुएला है, जो कि अमेजन सहयोग संधि संगठन का 8 देश ये जो हिस्सा बने हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है इसका चीन। चीन में खोजी गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जो खोपड़ी है वो 3 लाख वर्ष पुरानी खोपड़ी है और यह एक बच्चे की खोपड़ी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? ए ऑप्शन है मैकोस, बी ऑप्शन है ओपन केन, सी ऑप्शन है आपका माया और डी ऑप्शन है यूनिक्स। राइट आंसर है इसका माया। किसको अपनाया है इन्होंने? माया को अपनाया है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये क्या है? उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणाली है माया, जो कि इससे संबंधित जो भी खतरे होते हैं उनको देखेगी, कम करने का प्रयास करेगी और बेसिकली जो स्थानीय स्तर पर ओपन सोर्स उबुंटू के आधार होते हैं उनको विकसित किया गया है इसके तहत या ओपन सोर्स उबुंटू प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या है कि यह मुक्त और सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है उनका प्रयोग करती है। ठीक, तो इसी के तहत इसको बनाया गया है और इसको माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को माया नामक एक नए ओएस से बदलने का फैसला किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? ए टाइटन, बी मत्स्य 6000, सी निराक्षी और डी LK 99। राइट आंसर है इसका मत्स्य 6000। ठीक है, ये क्या करेगी? ये महासागर में 6000 फीट गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक ले जा सकती है अंदर। ठीक है, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? नेपाल में, कतर में, भारत में या ओमान में? यह पहली बार किया गया भारत में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? ये भारत में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक भारत में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसके तहत सबसे ज्यादा जो प्राइज यदि मैं बात करूं कि किसने जीते हैं, तो ईरानी भारोत्तोलक ने कुल 740 अंक जीतकर इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, एशियाई भारोत्तोलन फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो दोहा कतर में स्थित है। इसमें भारतीय भारोत्तोलन ने कुल 42 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण थे, 22 रजत थे और 12 कांस्य थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे था पूरा इसके बारे में। 24 नंबर, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? राइट आंसर है 7वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें भारत को कुल 26 पदक मिले थे, जिसमें 11 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 10 कांस्य थे। वही प्रथम श्रेणी में कौन रहा है? तो चाइना रहा है, टोटल 174 पदक जीत करके। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK 99 की खोज किसने की? कनाडा ने की है, जापान ने की है, दक्षिण कोरिया ने की है या जर्मनी ने की है? राइट आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? दक्षिण कोरिया द्वारा इसकी खोज की गई है। तो दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों का एक समूह है, इसके द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी गई है जो आपके रूम टेम्परेचर, तापमान और दबाव पर क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? ट्रैकोमा एक बीमारी है, तो ये पूछ रहे हैं किसे घोषित किया है? इराक को, इजराइल को, ब्राजील को या चिली को? ठीक है, इसका राइट आंसर है किसे घोषित किया गया है? तो इराक को आधिकारिक तौर पर 18वां देश घोषित कर दिया गया है जो ट्रैकोमा से फ्री है। ठीक है, इराक पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के भीतर 8वें देश के रूप में चिन्हित किया गया है जिसको इस बीमारी से बाहर किया गया है। ठीक है, अराश डोरा गैस फील्ड का एक विवाद चल रहा था, तो ये पूछ रहे हैं ये जो विवाद है वो किसके किसके मध्य चल रहा था? कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, तुर्की और इजराइल या रूस और यूक्रेन? यह जो विवाद चल रहा था यह चल रहा था सऊदी अरब और कुवैत के बीच।
इसमें बात क्या थी, चलिए देखते हैं। तो सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में विवादित अराशडोर्स गैस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया। इसी बीच इसमें कौन कूद गया है, ईरान। ईरान भी दावा कर रहा है कि यह जो संसाधन है वह उसके तटीय क्षेत्र में पड़ता है और इस पर इसका अधिकार है। ठीक है, इस क्षेत्र को लेकर के तीनों देश लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं। आगे आ जाते हैं। अब स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, मलेरिया, टीवी, स्वाइन फ्लू या खसरा के रोग में। या बेसिकली आपके मलेरिया का जो रोग होता है, जो मच्छरों से फैलता है, इसको खत्म करने के लिए बनाया गया है, इसको विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मलेरिया हो जाएगा। चलिए, गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है, असम ने की है, पश्चिम बंगाल ने, ओडिशा ने या बिहार ने। राइट आंसर है बिहार। बिहार के द्वारा यहाँ पर गैंडे के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बात कर ले थोड़ा सा कि कितने हैं। तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में केवल एक गैंडा यहाँ पर मौजूद है और वहीं पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं और इन्हीं के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला यह वाहन है, यह भारत का पहला AI रोबोट है, यह भारत का पहला शुक्र ग्रह मिशन है, यह भारत का पहला समुद्री संसाधन अन्वेषण पोत है। राइट आंसर है इसका, यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। ठीक है, तो निराक्षी ये है, पहले निराक्षी आप देख लीजिए। ये बेसिकली अंडर वाटर जो सुरंगें होती हैं जिनमें बारूद होता है कई बार, तो उसके लिए इसको विकसित किया गया है। आगे आ जाते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता किस देश में संपन्न हुई, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब या कनाडा। राइट आंसर है इसका सऊदी अरब। ठीक है, तो कहाँ संपन्न हुई, या सऊदी अरब में संपन्न हुई थी। हुई कब थी, तो 5 से 6 अगस्त के मध्य यहाँ आयोजित की गई थी। यह बैठक बेसिकली जो की गई थी वह सऊदी अरब के द्वारा ही आयोजित की गई थी और सऊदी अरब का उद्देश्य था कि इन दोनों के मध्य क्या की जाए, शांति वार्ता जो है वह स्थापित की जाए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर भारत को भी आमंत्रण दिया गया था शांति वार्ता के लिए। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, नेशनल खनिज विकास निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। राइट आंसर है इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड। महारत्न में आ जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड, नवरत्न में आता है आपका ONGC और किसके द्वारा किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया इसको घोषित। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, वॉलमार्ट को, सऊदी अरामको को, राज्य ग्रिड को या रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो इसका राइट आंसर है वॉलमार्ट को यहाँ पर फर्स्ट सूची पर रखा गया है। वही जो सऊदी अरामको है ये कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे वॉलमार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है, जर्मनी में, USA में, चीन में या ब्रिटेन में। राइट आंसर है इसका चीन। चाइना में क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी निर्माता यदि कंपनी की मैं बात करूं तो मियांग स्मार्ट एनर्जी के द्वारा इसको विकसित किया गया है और यह दक्षिणी जो चीनी सागर है वहां पर स्थापित की गई है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है, अभिषेक बाजपेयी, चेतना मारू, ऋषि राज या TN शेषन। राइट आंसर है इसका ऋषि राज। इनके द्वारा यह पुस्तक जो है वह लिखी गई है। ठीक है, इसमें जो टोटल 527 सैनिक थे इस दौरान जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके जीवन और जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। आगे आ जाते हैं। जल पर्यटन और साहसी खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या हरियाणा ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और इसकी अवधि जो है वह 10 वर्ष के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के उद्देश्य से यह पारित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, ब्राजील है, ब्रिटेन है या भारत है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत। भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रोहन बोनप्पा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रोहन बोनप्पा को नियुक्त किया गया है। और ये हुआ कहां पर? क्योंकि भारत ने पहली बार मेजबानी की है, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में इसको आयोजित किया गया है और ये 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन था। ठीक है, आगे आते हैं। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उमंग, उल्लास, एम परिवहन और मदद। राइट आंसर है उल्लास। ठीक है, चलिए उल्लास का थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं। उल्लास का है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि आदिल सुमरीवाला है। बी है आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। थाईलैंड के नए राष्ट्रपति कौन है? शेथा थाविसिन है। और जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मार्गन स्वाइनगिरई है। ठीक है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? डी, कि जिम्बाब्वे के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एमरसन मैंगाग्वा। ठीक है, ये है। बाकी सारा जो आपका दिया गया था वो सही सुमेलित है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मैंगाग्वा, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता? कनाडा, ब्रिटेन, हंगरी या जर्मनी? राइट आंसर है इसका हंगरी। हंगरी में पहली बार इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि कितने मीटर का थ्रो था उनका, तो 88.17 मीटर का था। आगे आ जाते हैं। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस को गोल्डन पुरस्कार मिला है? स्वामित्व योजना को, प्रधानमंत्री जनधन योजना को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को या फिर स्टैंड अप इंडिया को? राइट आंसर है इसका स्वामित्व योजना को। किसको दिया गया है? स्वामित्व योजना को दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो नागरिक केंद्रित जो सेवाएं हैं उसमें यह उभरती प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है और इसीलिए यह जो पुरस्कार है इसको प्रदान किया गया है। आगे आ जाते हैं। 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने की पानी की बोतलों को कहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? ठीक है, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी असम या डी गोवा? राइट आंसर है इसका असम। असम में ये जो बोतलें हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राइट आंसर क्या है इसका? असम। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शुभमन गिल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या राफेल नडाल? राइट आंसर है इसका राफेल नडाल। इन्फोसिस में जो काम करते हैं ना उनको भी नहीं पता होगा कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, लेकिन हम सबकी जानकारी रखते हैं कि कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? इंदौर, सूरत, आगरा या उदयपुर? राइट आंसर है इंदौर। इंदौर एमपी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज में, अयोध्या में, मथुरा में या आगरा में? राइट आंसर है अयोध्या में। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी को देखते हुए क्योंकि ये पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस विकसित किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पर मंदिर संग्रहालय जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? नासा, जाक्सा, रोस्कोसमोस या ईएसए? राइट आंसर है जाक्सा, जो कि कहाँ की ये कंपनी है? जापान की है। ठीक है, और रोस्कोसमोस कहाँ की स्पेस कंपनी है? रूस की है। चलिए आगे आ जाते हैं। और यह मिशन जो है यह 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है। आगे आ जाते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, रामचरण या सनी देओल? राइट आंसर है अल्लू अर्जुन। और इनकी मूवी का नाम क्या था? पुष्पा। झुकेगा नहीं, है ना, इसीलिए दिया गया था। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें किसको किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए मिला और कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया था।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो निखिल थे, इनकी मराठी फिल्म थी गोदावरी, इसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता अल्लू अर्जुन जूनियर थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सानिया मिर्जा या नीरज चोपड़ा? राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर जी को क्या किया गया है? राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। अब रीजन क्या था इनको राष्ट्रीय आइकन घोषित करने का? क्योंकि इन्होंने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया है और प्रोत्साहित किया है, और ये 3 वर्ष के लिए आइकन घोषित किए गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 50वां प्रश्न कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है या गुजरात है? इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसा है 5वां राष्ट्र जिसको क्या है ई गवर्नेंस की जो ई सेवाएं हैं वो सबसे ज्यादा प्रदान कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है आपका कर्नाटक, देन केरल आता है, फिर गुजरात आता है एंड देन हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने, रूस ने, चीन ने या भारत ने? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। आगे कौन करेगा? अब बताओ मुझे कौन करेगा? ठीक है, तो 22 से 24 अगस्त 2023 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। विषय क्या था इसका? कि ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षता के लिए साझेदारी। ठीक है, जो 16वां होने वाला है वो रूस में होने वाला है, पहले भी मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर, गोरखपुर, नोएडा या लखनऊ? राइट आंसर इसका लखनऊ। आईटी हब जो घोषित हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। आगे आ जाते हैं। चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव, जेटलेन, हैसेनसेन रोग या फिर जलांतक रोग? राइट आंसर है इसका हाथी पांव। इसको हम क्या कहते हैं? हाथी पांव भी कहते हैं। हमारे पैर को क्या कर देता है? बहुत मोटा कर देता है हाथी की तरह। भारत का थोड़े से इसमें लक्ष्य देख लेते हैं कि कब तक हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 3 वर्ष पहले 2027 तक लसिका फाइलेरिया का उन्मूलन करना है पूरी तरीके से, यानी भारत से इसको समाप्त करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम पुस्तकों में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? विवेक देबरॉय, सुधा मूर्ति, मंजुला भार्गव या महेंद्र चंद्र पंत? राइट आंसर है महेश चंद्र पंत। मैंने महेंद्र बोल दिया गलती से। ठीक है, चलिए तो इन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया गया है। इसके तहत क्या है कि हमें जो अब एनसीईआरटी की पुस्तक है उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। उसमें इतिहास की जो घटनाएं हैं उनमें चेंजमेंट करना है। 1947 के बाद की कोई घटनाएं नहीं बताई गई हैं। यहाँ पर भारत के विकास से संबंधित, सभ्यता संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका समावेशिता उसमें कम है, तो उसी को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। और स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं जो हैं उनको ज़्यादा शामिल करना है कि भारत ने कैसे अपने आप को विकसित किया उसके बाद। ठीक है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जंगल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, हाथी जनसंख्या वाला तो केरल, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु? जो सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या पाई जाती है वो कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जा रही है? कर्नाटक में। और टोटल 6399 हाथी जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, गांधीनगर, बेंगलुरु या लखनऊ? यह आयोजन आपका किया गया गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका विषय क्या था ये भी जान लेते हैं। तो आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेलबींग। 57 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान? राइट आंसर है भारत। ठीक है, कौन सी थी? भारत थी। और भारत ऐसा करने वाली जो लगातार 2011, 16, 18 और 23 में जीती है, पहली टीम बन गई है अभी तक वर्ल्ड की। ठीक है,
डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियल सेन का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? राइट आंसर है राजस्थान से इनका संबंध है। और आ जाते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर कि हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? और यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, वैसे तो आंसर दिख जाएगा स्लाइड में, बट फिर भी मेरे को बता देना, चीटिंग मत करना, कि क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, मिसाइल प्रशिक्षण, हर घर नल विकास और ड्रोन प्रशिक्षण। ठीक है, मैं जल्दी से देखती हूँ कि आप आंसर ना देख पाओ। ठीक, चलिए, तो ये इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।